नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव के मोड में आ चुका है। चुनाव के मोड में आने से पहले डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने जो किया, उसने पूरे देश को चौंका दिया। दुनिया के कई बड़े अखबारों ने अखिलेश यादव के बयान छापे हैं और डिंपल यादव की फोटो छापी है। एक सभ्य महिला, एक सुशील महिला जिस तरह से इस आंदोलन में एक्टिव हुई और अखिलेश यादव के जो तेवर थे, उसने पूरे देश को चौंका दिया। ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव वैसी ही मुसीबत खड़ी करने वाले हैं जैसे पार्लियामेंट के चुनाव में की गई। गोदी मीडिया उस समय भी कह रहा था कि इंडिया गठबंधन की 2 या 3 सीटें आएंगी। मुझे याद है, अभी तक एबीपी चैनल का सर्वे आया था, 3 सीटें दिखा रहे थे कि इंडिया गठबंधन की आ सकती है। और मैंने उस समय कहा था कहीं ऐसा ना हो जाए, आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैंने कहा था कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन की सीटें एनडीए से कहीं ज्यादा आ जाएं, और वही हुआ। तो 2027 क्या एक नई कहानी लिखने जा रहा है। क्या होंगे तेवर? समाजवादी पार्टी के फाइव ब्रांड पूर्व मिल्की सुनील साजन, मैंने उनसे बातचीत की है। इस बातचीत में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेरी स्मृति में थे, मैं भूल गया था, और उस संघर्ष में मैंने भी कुछ ना कुछ एक्टिव भूमिका अदा करी थी। चाहे वो जेपी एनआईसी का मामला हो, जिसके लिए मैं हाई कोर्ट में पीआईएल करी थी, या कोरोना में लाशों के बहने का मामला हो। रोचक बातचीत है, आप सुनेंगे तो मजा आएगा कि ये तेज तर्रार नौजवान किस तरह से अपनी बात कह रहा है कि अब अखिलेश यादव को रोकने का मतलब ये है कि आपकी लाठियां, आपकी गोलियां, आपके एफआईआर और आपका बुलडोजर कुछ असर नहीं कर पाएंगे। पूरी बातचीत सुनिएगा और कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है 4 PM में सुनील साजन साहब आपका। आपके नेता ने बहुत धन्यवाद। बड़ा ट्रम्प कार्ड चला, दांव चला, और डिंपल यादव जी का ये रूप शायद किसी ने देखा नहीं होगा। बड़ी सौम्य महिलाएं हैं, बड़ी सुशील महिलाएं, कम बोलती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन छात्र आंदोलन में जिस तरह वो एक माँ की भूमिका में नजर आई, और अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में जो भाषण दिया, उसने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में अखिलेश यादव की तरफ ध्यान खींचा। क्या ये 2027 के चुनाव की वजह से आप लोग इतना बैटिंग कर रहे हैं, छक्के पे छक्का मार रहे हैं? और क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को लड़ पाएगी? क्योंकि मैंने तो आप लोगों को आज में बात करने के लिए चयन भी इसलिए किया कि मैंने आप लोगों को एक दौर में लाठी खाते हुए देखा है, लेकिन फिर आप लोग थोड़ा एयर कंडीशन के आदी हो गए थे, आंदोलन आंदोलन कम कर दिया था, या योगी जी से डर गए थे आप लोग, क्योंकि उतनी लाठियां वाटियां फिर खाती हुई नजर नहीं आए। लेकिन अब ये जो देश भर में जो आंदोलन खड़ा हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, क्या लगता है साजन साहब, और आप क्या करने वाले हैं? देखिए संजय जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और संघर्ष ही हमारा गहना है। ठीक है, आपका नजरिया है, आपने हम लोगों को संघर्ष करते भी देखा है, और बाकी जो अब महसूस कर रहे हैं, अब उसको भी वो परसेप्शन भी तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग किसी चीज के आदी नहीं है, सुख सुविधा नहीं। हम लोग जिस विचारधारा के हैं, वहां जहां पर भी अन्याय होगा, वहां समाजवादी पार्टी आपको लड़ती हुई दिखेगी। जंतर मंतर पर आदरणीय डिंपल यादव जी गई, और क्योंकि समाजवादी पार्टी में कोई अभिनय नहीं है। आप हमारी नेता आदरणीय डिंपल यादव जी का भाव देखिए, चेहरा देखिए, जो भाई बहनों को वो गले लगा रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं, उनकी आंखों में देखने की कोशिश करिए। कोई राजनीति नहीं है, मातृत्व तो झलक रहा है उनके चेहरे से। वो सहला रही हैं, गले लगा रही हैं, पानी पिला रही हैं। तो ये समाजवादियों का एक चेहरा ये है। और दूसरा चेहरा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो आज सदन में जो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, न सपा की, न कांग्रेस की, न भाजपा की, ये देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है। तो इसका मतलब ना माननीय अखिलेश यादव जी, ना माननीय डिंपल जी, कोई राजनीति के लिए नहीं, ये हमारा सिद्धांत है कि जहां अन्याय होगा वहां लड़ेंगे। और हम लोग समाजवादी लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को पढ़ करके बड़े हुए, नेताजी को देख करके बड़े हुए, उनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला है, उनसे कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है। तो नेताजी भी हमेशा एक बात कहते थे, जहां अन्याय वहां लड़ना है। और डॉक्टर लोहिया कहते थे
कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो हम समाजवादियों ने यह संकल्प लिया है कि अब संसद को आवारा नहीं होने देंगे। जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, और बिना भेदभाव के और बिना इस लालच के कि हमको सरकार में आना है, देश का भविष्य बचाना है। देश का भविष्य रहेगा तो सरकार में आ जाएंगे। देश ही कमजोर हो जाएगा, व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। और हमें तो एक बात नहीं समझ में आती कि जिस बीजेपी के लोगों से बात करिए, वो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं। हम मानते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए, लोकप्रिय हैं। हम ऐसी लोकप्रियता का क्या करें जब भगवान राम का मंदिर लुटता है तो प्रधानमंत्री जी चुप, देश के बच्चों का भविष्य लुटता है तो प्रधानमंत्री जी चुप, देश की बेटियों के आबरू के साथ खेला जाता है, वो प्रदर्शन करते हैं, प्रधानमंत्री जी चुप, देश के किसान आंदोलन करते हैं, प्रधानमंत्री जी चुप, महंगाई आसमान छू रही है, आप चुप हैं, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा, आप चुप हैं, किसान फांसी लगा रहा, आप चुप हैं। तो आपकी चुप्पी से लोकप्रियता का हम क्या करें? लोकप्रिय तो गब्बर सिंह भी था, लोकप्रिय तो मुगेम्बो भी थे, तो क्या करें इनका? सवाल लोकप्रियता का नहीं है, सवाल है देश को बचाने का। और संजय जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनसे हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, या जो आपके दर्शक हैं, दर्शकों से एक चीज जानना चाहता हूं और भाजपा से एक चीज जानना चाहता हूं। भाजपा से ये जानना चाहता हूं कि आप लोग आंदोलन से डरते क्यों हैं? आपके वैचारिक पुरखे भी डरते थे, वो भी आजादी के आंदोलन से बाहर थे, वो उनको आंदोलन से डर लगता था। आज भी आपको आंदोलन से डर लगता है, तो आखिर आंदोलन से क्यों डर लगता है आपको? भाई, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 140 करोड़ लोग हमारे परिवार है। तो जब 140 करोड़ लोगों में से ही जब किसान निकल के आता है तो आपको आतंकी, माओवादी, नक्सलवादी दिखने लगता है। ये जो जंतर मंतर पर लाखों नौजवान भाई बहन बैठे हैं, ये उन्हीं 140 परिवार के लोग हैं ना, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की बेटियां हैं, उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं की बहनें हैं। लेकिन आप मौन हैं, आप चुप हैं। और एक जगह मैं कंफ्यूज हूं, वो मैं आपके दर्शकों से जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत के लोग ज्यादा क्रूर थे या बीजेपी के लोग ज्यादा क्रूर हैं? व्यवहार दोनों का एक जैसा है। आप कल्पना कर सकते हैं जंतर मंतर की जिस तरीके की तस्वीरें आ रही, ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक विरोध रखते हैं इसलिए इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें केवल देश भर में नहीं है संजय जी, दुनिया में, आपका भी चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ये जो तस्वीरें जा रही हैं कि बेटियों के साथ पुलिस किस तरीके का व्यवहार कर रही है, आप कपड़े फाड़ेंगे, आप हाथ पैर तोड़ेंगे, 9 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को आप मार रहे हैं। और सिर्फ पुलिस नहीं मार रही है, पुलिस के भेष में गुंडे हैं, वो हैं। तो आखिर सरकार क्या कर रही है कि पुलिस के भेष में गुंडों को आना पड़ रहा है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता आप है कि तानाशाही की आप तरफ है। इतनी सुनील अब भैया, आप इतनी प्रधानमंत्री जी को बढ़िया। लगता है कि हम इस्तीफा ले लेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। सुनील जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे दें, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, विश्वगुरु हैं वो, दुनिया के तमाम देश उनको सम्मानित कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़े हुए हाथ पैर धो के, ये क्या बात होती है आप लोगों की? देखिए संजय जी, हम कह रहे हैं कि ये तो हमारी भी बड़ी इच्छा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हों उनका डंका पूरे दुनिया में बजे। प्रधानमंत्री का डंका नहीं होता है, वो देश का डंका होता है, हमारा आपका सबका डंका होता है। लेकिन कैसे डंका बजा रहे हैं आप? दुनिया के सामने आपका रुपया गिरता जा रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश का किसान फांसी लगाने की स्थिति में है, भुखमरी की स्थिति में है, लाखों नौजवान सड़कों पर उतर करके आपके ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे महाराज, आप पहले देश में तो डंका बजा लीजिए, बाहर तो आप बजा लेंगे, बाहर तो प्रधानमंत्री जी नौजवानों को बहुत संबोधित करते हैं, लेकिन देश में तो नहीं संबोधित कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी चीज पर बोल नहीं रहे हैं। तो आखिर ये जो चुप्पी है, चुप्पी के पीछे का किस्सा क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो बहुत बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, अद्भुत भाषण करते हैं,
हर जगह से अपना नाता जोड़ लेते हैं। देश के किसानों से नाता नहीं है आपका, देश के नौजवानों से कोई नाता नहीं है आपका। ये जो बेटियां मारी जा रही हैं पुलिस के द्वारा, इनसे कोई नाता नहीं है आपका, कोई लगाव नहीं है। दुनिया भर के लोगों से आपका नाता है, अपने ही देश के लोगों से आपका नाता नहीं है। कैसा आपका डंका है, कैसी आपकी लोकप्रियता है? अच्छा अच्छा, आप भी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो आप लोग कंजूस बहुत हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए, उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को बढ़िया आम खिलाया, बढ़िया दावत खिलाई। और पत्रकार लोग भी, कुछ पत्रकारों के मैं देख रहा था पोस्ट, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आपको बधाई, पूरे देश के नौजवान सड़क पे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने तो डरा कर रखा है कि कहीं कोई आंदोलन नहीं। तो ये जो है, ये आम का कमाल था, ये दावत के खाने का कमाल था, या आप लोगों की कायरता का कमाल था कि पत्रकार ऐसा कह पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं किया? डरते हैं आप योगी आदित्यनाथ से? देखिए, डर नाम की तो कोई चीज समाजवादियों में है नहीं। हमारे नेता कई बार गिरफ्तार हुए हैं, कई बार रिहा हुए हैं। कल भी हमारे नेता गिरफ्तार हुए, लेकिन अगर कल गिरफ्तार हुए तो आज जिस आक्रामकता के साथ वो नौजवानों की बात रख रहे थे, तो हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देखा है कि एक बार गोरखपुर में गिरफ्तार हो गए, फिर सदन में जाके रोने लगे। तो बहादुर आप कौन ये है? नाजुक पॉइंट, आप ये नाजुक पॉइंट मत किया करिए। योगी नहीं नहीं आदित्यनाथ जी को एक ही चीज में गुस्सा आता है, वो उनके रोने वाली बात मत किया करिए। बिल्कुल इतना बहादुर है, एक बार गलती हो गई, एक बार रो दिए फपक फपक के। पहली एफआईआर में डर लगता है, उनको भी डर लग गया होगा, रो दिया, आप उनके रोने का मजाक उड़ा रहे हैं। पहली बार तो वो रोए, अब नहीं आपको रुला रहे हैं। वो तो आपको मजा आ रहा है नहीं, या रुला रहे हैं रोने आपको? का नहीं। अजय बताइए, हम रोने का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि संघर्ष आपके बस की बात नहीं है। एक मुकदमा आपको रुला देता है। हम समाजवादियों को तो आप कितने मुकदमे लगा लो, आप परिचित हैं। हम लोग छात्र राजनीति से लेकर संगठन की राजनीति में कितने मुकदमे जेले, कितनी बार जेल गए, कितनी बार लाठी खाई, और हम अपने नेता के साथ लाठी खाए हैं। तो सवाल ये नहीं, देखिए, डराना, जब आप सत्ता में होते हैं तो डराना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सत्ता में हैं और लोगों को डर निकाल दें, ये एक बड़ा काम है। तो डराना तो बहुत आसान है। आपके खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, आपके बुलडोजर चलवा दीजिए। डराने का प्रयास तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संजय शर्मा जी को भी किया है, 4PM को भी किया है। तो क्या आप डर गए क्या? तो अगर आप नहीं डरे तो फिर आपके छोटे भाई हैं हम लोग, मेरे समाजवादी लिए तो पार्टी के कार्यकर्ता मेरी हैं। तो मेरी तो लॉटरी लगा दी उन्होंने। अगर मेरी ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, ईडी, हमला, अमिताभ का प्यार, अवनीश अवस्थी का प्यार, ये सब मेरी झोली में नहीं गिरता, तो आज दुनिया के 140 देशों में मुझे देखा नहीं जा रहा होता। मैं देश भर में 3 साल से लगातार नंबर 1 पे हूँ। चैनल पे 1 करोड़ व्यू रोज मेरे चैनल पे आ रहे हैं। 18 चैनल खड़े कर दिए मैंने। अब तो फोबिया महाराष्ट्र में भी जलवा हो गया, बॉलीवुड में भी जलवा हो गया। तो ये सब थैंक यू योगी जी, थैंक यू इस प्यार के लिए, आपने याद दिला दिया मुझे, तो मैंने जिक्र किया। लेकिन समाजवादी लोग जो सड़कें लाल कर दिया करते थे, और जो लोहिया जी के नक्शे कदम पे चलते थे, मुझे आज तक याद है, एक बार नेताजी जाके हर्षवर्धन चौराहे पे बैठ गए थे और सरकार हिल गई थी। अखिलेश यादव और आप लोगों ने भी साइकिल चला के एक बार क्रांति की थी। वो जो तेवर थे, आपको लगता है आपके साथ देश भर के नौजवानों के जो तेवर थे, सरकार को ये लगने लगा था कि देश में कुछ होगा नहीं, ये देश ठंडा हो चुका है, वो कुछ भी करते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। लेकिन नौजवान जिस तरह से सड़कों पर आए हैं, आपको लगता है कि क्या अब इस आंदोलन को कोई तरकीब है जो थाम लिया जाए, या ये अब आंदोलन नेताओं के हाथ से भी निकल गया, नौजवानों के हाथ में चला गया? देखिए संजय जी, एक बात तो आपने खुद स्वीकार की है कि अगर आप समझौता कर लेते तो आपको 140 देशों में नहीं सुना जाता। सरकार से समझौता करके आप नया कुछ नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। अगर हम सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार में जो भ्रष्टाचार है, जो झूठ है, जो नफरत है, पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनना, जात के आधार पर अपमानित करना, धर्म के आधार पर नफरत फैलाना, ये काम किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता। और वो मुख्यमंत्री अगर अपने को खुद महंत कहें, साधु कहें, हम मान भी रहे हैं कि आप हैं, लेकिन साधु और महंत होना अलग है, पदवी अलग है। आपके आचरण में साधु और महंत है या नहीं है, ये दूसरा विषय है, ये समीक्षा का विषय है, ये आत्मचिंतन का विषय है, हमारे आपके लिए भी, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए भी।
कि सच में उनकी भाषा व्यवहार आप पत्रकार साथियों को आम खिला करके अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं, उनको आम खिला करके उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। आप आम खिलाइए, तालमेल होना चाहिए, लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आम खा करके ये कह देना कि उत्तर प्रदेश में बहुत दबाव है, दबाव तो कल खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी के हर जिले में आंदोलन हुआ है, सब जगह गिरफ्तारी हुई है, तो अब तो सड़क पे आ गए समाजवादी लोग। अपना बूथ SIR का काम खत्म करके, बूथ का काम खत्म करके, सेक्टर का काम खत्म करके, अब तो सड़क से सदन तक, सड़क से भी बाहर करेंगे और सदन से, सरकार से भी बाहर करेंगे भारतीय जनता असल में पार्टी। ना, और कुछ नहीं सुनील भाई, इस समय आप लोगों के दिन अच्छे चल रहे हैं और कुछ नहीं है। एक तो उनका जो ब्रांड था अयोध्या, आपकी तकदीर अच्छी थी कि आपने उनको अयोध्या में हरा दिया। दूसरा आपको मुद्दा मिल गया कि चंदा चोरी का मामला लीक खुद हुआ, अखिलेश यादव ले उड़े उसको। पवन पांडे ने थोड़ी चिंगारी लगाई, अखिलेश यादव ने हंगामा किया। ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे कि ये तो बाबरवादी लोग हैं। मैंने एक दिन बोला, ब्रजेश जी अब जरा कह दो, ये चंदा चोरी जिसने की वो बाबरवादी है या ये लोग बाबरवादी थे? बहुत तर्कश से निकाल के आए योगी आदित्यनाथ जी की हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई थी। तो ब्रजभूषण सिंह ने तुरंत कह दिया कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी, और जिसने हनुमानगढ़ी बनाई वो मुसलमान था। फिर जौहर विश्वविद्यालय निकल के लाए, वो जौहर विश्वविद्यालय पे ढाने वाला आदेश IAS अफसर नगर आयुक्त रहा है लखनऊ का। उससे भ्रष्ट नगर आयुक्त या उससे भ्रष्ट IAS अफसर मैंने इस देश में नहीं देखा। कोरोना काल में लाशें जलाने के लिए लकड़ियां आई थी सुनील भाई, मेरा रिपोर्टर जी, मौजूद था। हम, आपको याद होगा, कोरोना में हमसे ज्यादा काम कोई नहीं कर रहा था, हम लोग ठीक लगातार बात। एक्टिव थे। एक दिन हमने देखा कि गाड़ियां लकड़ी भर भर के कहीं ले जाई जा रही हैं। हमने पूछा, ऑन कैमरा पूछा, ऐसे नहीं, ऑन कैमरा पूछा कि लकड़ियां कहाँ जा रही हैं। उसने कहा कि गवर्नर हाउस में अलाव जलाने के लिए जा रही हैं। कोरोना काल की लाशों की लकड़ी, नगर आयुक्त ने लाशों की लकड़ी अलाव जलाने के लिए इन्हीं गवर्नर साहिबा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां लिखी जाती हैं, 80 साल की हो गई, पता नहीं रिटायरमेंट कब आएगा। इनकी बेटी गुजरात में जमीन घोटालों में बड़ा बड़ा इतिहास रच चुकी हैं। ये गवर्नर साहिबा 80 साल की उम्र में भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रखने के लिए, नियुक्तियों के पैसे लेने के लिए काम भर की कुख्यात रही हैं। हमने स्टोरी छापी कि लाशों की लकड़ी गवर्नर हाउस के अलाव में। उसके बाद एक के बाद एक भ्रष्टाचार की खबरें आती रही अजय द्विवेदी के खिलाफ। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी हैं SP गोयल, उनका वो चेला है, SP गोयल उनको बचाते रहे। अब वो रामपुर का DM बन गया। अब उसको लगा होगा कि ये भ्रष्टाचार के किस्से हैं, इसको छुपाने के लिए क्या करूं, तो जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन गोदी मीडिया के एंकरनियों ने बड़ा डांस किया। लेकिन पूरे देश खड़ा हो गया कि साहब ये यूनिवर्सिटी पे आप उसका नाम जय श्री राम यूनिवर्सिटी रख दो अगर आपको मुसलमान से आपत्ति है। लेकिन विश्वविद्यालय बनाते तो हो नहीं। उत्तर प्रदेश में तुमने सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए, और एक विश्वविद्यालय बना हुआ है, आलीशान विश्वविद्यालय बना है, उस पर ढा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपकी तकदीर अच्छी है कि जो दांव चल रहे हैं वो दांव योगी जी का उल्टा पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक अंदर की बात बताइए, आप बहुत एक्टिव नेता हैं, MLC रहे हैं, छात्र आंदोलन से आपका जन्म हुआ है और आपने भी बहुत संघर्ष देखा है, तो आपको भी अंदर की खबरें पता रहती हैं। योगी जी खुश तो हो रहे होंगे, मोदी जी की किरकिरी हो गई, मोदी जी की धुलाई हो रही है, क्योंकि योगी और मोदी का झगड़ा कहीं किसी से छुपा तो है नहीं। तो क्या आपके पास क्या सूचना है, योगी जी की बल्ले बल्ले हो रही है कि और बकवास हो, और ये केवल हमारे विश्व गुरु जो है केवल मोर का दाना ही चराने लायक रह जाए, कोई बचे नहीं? क्या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए संजय जी, आपने एक बात कही कि हम लोगों के अच्छे दिन हैं। हम लोग तो अच्छे दिन का इंतजार पिछले 12 सालों से देश कर रहा है, किसी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। अब ये कहिए कि बीजेपी का भ्रष्टाचार, इनका झूठ, इनका नकारापन अब पब्लिक महसूस करने लगी है। अखबार और बड़े बड़े चैनल अभी भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन लोग महसूस करने लगे हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये देश का अच्छा दिन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन आने वाले हैं, और किसी भी सरकार का आकलन उसके काम से होता है। हम तो आपके भी चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो लोग भी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप माननीय अखिलेश यादव जी से नकल ही कर लीजिए। कैसे अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया जा सकता है, कैसे 19 लाख लैपटॉप बांटे जा सकते हैं, कैसे JPIC जैसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, खुद जहां मुख्यमंत्री जी बैठ रहे ठीक हैं ठीक योगी जी, ठीक
किस बिल्डिंग का नाम आपने ले दिया जेपीएनआईसी का? एक दिन मैं निकल के जा रहा था और मेरे जी। संग मेरे अधिवक्ता हैदर भाई, मेरे छोटे भाई जैसे, बड़ा काबिल वकील है देश का भाई, कभी किसी चीज में मुझे हारने नहीं देता, मतलब वो सारी चीज, और एक पैसा आज तक लिया नहीं मुझसे। तो हैदर भाई और हम जा रहे थे, हमने कहा यार ये इतनी बड़ी बिल्डिंग नेताजी के प्रिय थे संजय सेठ, उन्होंने बनाई थी, नेताजी ने कहा था भाई बनवा दो आपकी सरकार में 600-700 करोड़ की। योगी जी आए तो सबसे पहले कहा कि साहब इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे याद है शायद सुरेश यादव ही नाम था, वो नगर विकास मंत्री था, बड़ा भ्रष्ट मंत्री था। वो छेनी हथौड़ी लेके ऊपर चला जाता था जेपीएनआईसी में, खुदाई करने लगता था कि अब यहाँ से भ्रष्टाचार, यहाँ से भ्रष्टाचार। संजय सेठ सुरेश को लगा पासी। कि भैया, सुरेश पास, तो उनको लगा कि साहब ये जो है ये माल देगा। और शालीमार के इतने अवैध काम थे उत्तर प्रदेश में। एक तो मैंने जो ऑपरेटिंग रोड के एक नमा 10वें फ्लोर की स्टोरी छापी थी, इलीगल है, उसको तोड़ने का याद नहीं आता, बुलडोजर गरीबों की बस्ती पे चल जाता है। तो शालीमार के मालिक जो थे संजय सेठ, उन्होंने कहा सरकारी जगह में कब्जे हैं, ठेके हैं, तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले गए। और चर्चा है कि 200 करोड़ डील हुई, मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन चर्चा है, क्योंकि इतने बड़े जमीनों के घोटाले जो संजय सेठ ने कर रखे हैं, उसको अपना काला मुंह छुपाने के लिए ऐसी पार्टी चाहिए थी जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन हो। तो अब वो जेपी एनआईसी की बात ही, मैंने हैदर भाई से कहा कि हैदर भाई ये जेपी एनआईसी बनी खड़ी है, 1,000 करोड़ रुपए तो मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। नेता तो जी। आएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी आएंगी, संजय सेठ इधर उधर चले गए, जांच खत्म हो गई, जैसी बीजेपी में गए। हमने इनको नोटिस दिया, सुनील भाई, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने जाके पीआईएल कर दी हाई कोर्ट में। अगर ये मुझसे परेशान है, मुझे परेशान करते हैं, इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू, ईडी हमला, तो मैंने भी कम कर्म नहीं किया इनके डंडा, मतलब परेशान तो मैंने भी कम वर्ग किया है इनको। मैंने हाई कोर्ट में रिट कर दी। हाई कोर्ट में हैदर भाई ने लिखा ही है हमारी रिट में कि भाई तो हमारे आपके टैक्स का पैसा है। और सुनील भाई, बड़े बड़े वकील खड़े थे, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने नोटिस जारी कर दिया सरकार को कि जवाब दीजिए। और मेरी पीआईएल के बाद वहाँ काम शुरू हुआ, सरकार ने पैसा रिलीज किया और जेपीएनआईसी अब लोगों को मिलने आ रही है। अखिलेश जी ने भी मुझे फोन करके कहा था कि भाई बाकी सब चीजें तो आती रहती हैं, लेकिन इस बात की बधाई कि जो सपना था जयप्रकाश जी का, वो उसमें पूरा करने में आपने बड़ी सक्रिय भूमिका अदा करी। तो मुझे आपने जेपीएनआईसी का नाम याद किया तो मुझे याद आया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग आज 8-9 साल से खंडेर हो रही, सरकार को होश नहीं। कितना शर्मनाक है ये कि केवल जयप्रकाश जी का नाम आ जाएगा, आप लोगों का नाम हो जाएगा, तो बिल्डिंग को खंडेर कर दो। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई नाम नहीं पसंद है, मान लीजिए आपने जेपीएनआईसी के साथ साथ जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, उसको भी तो आपने बर्बाद कर दिया। उसका नाम बाद में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पे रखा, आपने नाम रख दिया, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहां जितनी अच्छी सुविधा माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए थे, आप लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में बहुत मॉल देखते होंगे, पलासियो मॉल से अच्छा कोई मॉल नहीं माननीय अखिलेश यादव हम्म। जी ने बनवाया, सरकारी मॉल था, योगी जी ने बेच अरे, दिया। वही अरे मैं मुझे कह रहा आपकी था हर कि बात, भाई। मुझे आपकी, सुनील भाई सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे आपकी जी। हर बात पे एक घटना याद आ जा रही है। मैंने अखिलेश जी जी। से कहा कि उस तरह बहुत सारी चीज़ हुई थी, मैंने कहा कि मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है। तो बात जी। हुई कि जी। हाँ करना है, तो अखिलेश जी बोले आ जाइए घर पे। मैं कहा घर नहीं, हम प्लॉसी मॉल में करेंगे। तो अखिलेश जी भी चौंके। मैंने यही बात कही, मैंने कहा यह मॉल आपने बनवाया, पहला मॉल था जो सरकारी मॉल था, तो इसमें होना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। और मजे की बात ये सुनील भाई कि सुबह 10 बजे, 11 बजे उनका पॉडकास्ट होना था, रात के 9 बजे मॉल के जो सीईओ था उसका फोन आया कि साहब हम नहीं करने देंगे, मॉल के अंदर अनुमति नहीं, क्योंकि सरकार को पता चल गया था कि मैं वहां करने जा रहा हूँ, आपका अखिलेश जी का लेटर जारी हुआ। और उसके बाद में स्टारबक्स जो कॉफी हाउस है वहां पे, स्टारबक्स में ये हो गया कि साहब हम नहीं बैठने देंगे। तो बहुत बहस हुई, मैंने फिर रात में ये कह दिया, मैं देख भाई, अखिलेश जी का इंटरव्यू तो मैं वहीं करूंगा, तुम मॉल के अंदर रोकोगे तो मैं मॉल के गेट पे खड़ा करके करूंगा और ये कहूंगा कि अखिलेश जी ने जो मॉल बनवाया, इस सरकारी मॉल को उद्योगपतियों को भेज दिया गया। और मेरे के पास जानकारी है कि 100 करोड़ की डील या 200 करोड़ की डील हुई थी, बेईमानी चरम पे थी। 200-250 करोड़ रुपए कमाए गए उस मॉल की बिक्री में, 100-150 जो भी रकम, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि चर्चा ये बात थी, और अखिलेश जी ने भी कही। मैंने कहा देख, यहाँ पे गेट पे खड़े होकर इंटरव्यू होगा, और अगर अखिलेश जी को रोक लिया तो तुम जानते हो अखिलेश जी से ज्यादा समर्थन है नहीं अभी किसी के पास। एक बार एयरपोर्ट पर रोका गया था अखिलेश जी को, 15 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश हिल गया था। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में कहीं रोकने का मतलब सरकार के डंडे, सरकार की गोलियां, सरकार की लाठियां, सरकार का बुलडोजर कम पड़ जाएगा। अखिलेश यादव के नाम पर लोगों के अंदर वो उन्माद है। ये जवानी जिंदाबाद का नारा लोग ऐसे नहीं लगाते हैं नौजवान,
आखिर में रात के 12 बजे का हाथ जोड़ के भाई साहब शांति से कर लीजिएगा। और उसी मॉल में फिर मैंने अखिलेश जी का वो पहली बार ऐसा हुआ था, अखिलेश जी ने किसी मॉल में इंटरव्यू दिया, वो मुझे दिया था, बहुत शानदार इंटरव्यू हुआ था। आप सही कह रहे हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं लखनऊ में। संजय जी, मैं आपका एक तो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने अपने ही कार्यक्रम में सवाल पूछा और उस सवाल का हमसे बेहतर जवाब आपने खुद दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को रोका जाएगा या उनको तकलीफ पहुंचाई जाएगी तो लाठी, डंडा, गोली, एफआईआर, जेल, बुलडोजर, ये सब कुछ कम पड़ जाएगा। इसका मतलब बुलडोजर चलाने वालों को ये भी मालूम है कि वो कितने पानी में है और सामने जो खड़ा उत्तर प्रदेश का और देश का कल का भविष्य है वो कितने पानी में है। तो हम एक बात कह रहे थे आपसे, किसी भी सरकार का आकलन, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग हों या आम जनमानस हो या कोई भी है, जब आकलन करता है तो काम से करता है। इसी उत्तर प्रदेश में कितने हजार प्राथमिक विद्यालय योगी जी ने बंद करा दिए हैं और कितने हजार देसी के ठेके, शराब के ठेके खुलवा दिए हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप योगी हैं? हम कैसे मान लें कि बच्चों का भविष्य खत्म करके और शराब पिलाने की बात कोई संत कर सकता है? तो कम से कम मेरा जैसा वर्कर, इसलिए नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन उनको सुन के, उनके कामों को देख करके हम विवश होते हैं कि ये योगी हैं या नहीं हैं। तब फिर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अजय सिंह बिष्ट जी हैं, तो हमने भी मान लिया कि वो अजय सिंह बिष्ट जी हैं। सुनील भैया, आपके पीछे गौ माता कृष्ण भगवान नजर आ रहे हैं। जब बने थे तो मुझे लगता था कि हर मॉल के अंदर जब मैं घुसूंगा तो वहाँ पे लगा होगा कि यहाँ पे गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का मूत्र मिलता है, यहाँ पे गाय का गोबर मिलता है। लेकिन किसी भी मॉल में मुझे गौमूत्र गाय का दूध तो नहीं मिला। लेकिन मॉल में मुझे बढ़िया शराब की दुकान दिखाई दी, शानदार शराब बिकती हुई दिखाई दी। तो सही है ना, अच्छा है कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, सबको पता चल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई, इतना समय दिया, बढ़िया बढ़िया बातें करी आपका। जी, आप ऐसी क्रांति करते रहिए, नौजवानों के साथ खड़े रहिए, शुभकामनाएं, थैंक यू। तो ये थे सुनील साजन, पूरी बातचीत आपने सुनी। अखिलेश यादव की जिंदगी, अखिलेश यादव की राजनीति और समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या है, इस विषय पर सुनील साजन ने खुल के बताया। मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं कि देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, एक साल बाद, सवा साल बाद चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के मोड में आ गया। क्या नौजवानों को सिर्फ हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट किया जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि भैया कांवड़ यात्रा में चलो? निशिकांत दुबे कह रहे हैं मेरा छोटा बेटा एग्जाम देने गया, आंदोलन के चक्कर में 1 घंटा लेट हो गया। निशिकांत दुबे जी, ये भी बता दीजिए कि दूसरा बेटा जो है वो विदेश में पढ़ा है, विदेश में नौकरी कर रहा है, और यहाँ के बच्चे कांवड़ यात्रा में जाएं, दूसरे धर्म का झंडा उतार लें, आपने इसमें उलझा रखा है। मतलब साफ है, अब्दुल की चूड़ी टाइट करेंगे या देश के नौजवानों को पढ़ाई लिखाई की तरफ धकेलेंगे? मुझे आपके फैसले का, आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।